Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 8 from civics, which is confronting marginalization. As you all know very well about marginalization, right? You know the meaning of marginalization, and now in this chapter we will see confronting marginalization, that how to overcome the marginalization और कैसे marginalization को कैसे फेस किया जाए, है ना। मार्जिनलाइजेशन को कैसे फेस किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए मार्जिनलाइजेशन का। ओके, लेट्स सी। In the previous chapter, we read about the different groups and their experiences of inequality and discrimination. Though powerless, such group have fought protests and struggle against being excluded और dominated by others। देखिए प्रीवियस चैप्टर में आपने ये सारी चीज़ें देखी है बेटा, कि कैसे जो डिफरेंट ग्रुप हैं, है ना, उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब वो कैसे इनइक्वालिटी को और डिस्क्रिमिनेशन को वो कैसे फेस करते हैं। ऐसे दो ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा है ना। और कैसे डोमिनेंट ग्रुप जो है उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, है ना। और कैसे ऐसे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, है ना, इन लोगों ने कैसे इन स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ में झेला है, और ये इन सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ना, इन सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए इन्होंने क्या क्या चीज़ें ये अपनाते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ इन्होंने अपनी हिस्ट्री में, है ना, इनकी जो लंबी पूरी जर्नी रही है इनकी लाइफ की, उसमें इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, कौन कौन से स्ट्रगल किए हैं। बस यही सारी चीज़ें आप इधर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में देखने वाले हैं। ओके, now in this chapter we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge exist inequalities. Adivasis, Dalits, Muslim women and other marginal groups argue that simply by being citizens of a democratic country they possess equal rights that must be respected। ठीक है, तो यहाँ हम वही चीज़ देखने वाले हैं कि क्या देखने वाले कि ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, है ना, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, यहाँ पे लिखा है आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वुमेन और ये सारे जो ग्रुप्स हैं, है ना, कैसे इन्होंने फेस किया है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बाद भी इन्होंने ये जो मार्जिनलाइजेशन की जो प्रोसेस है, कैसे इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है ना। Now, many among them took up to the constitution to address their concerns. In this chapter, we will see why the Constitution of India is something that marginalized group invoke in course of their struggles. As a part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation, and we will also look the government's efforts to formulate policies to promote the access of these group to develop, है ना। देखिए अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं, है ना, जो राइट्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो कैसे लॉज में कन्वर्ट हुए। जो राइट्स हैं बेटा वो लॉज में कैसे कन्वर्ट हुए हैं। आपने फंडामेंटल राइट देखे ना, उसमें फंडामेंटल राइट्स में आपने बहुत सारे ऐसे राइट्स देखे हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो ये जो राइट्स हैं ये लॉज में कन्वर्ट हुए। क्यों कन्वर्ट हुए? ताकि ये जो लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना, कुछ ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कैसे ये जो राइट हैं वो लॉ में कन्वर्ट होते हैं, है ना। और हम देखेंगे गवर्नमेंट के एफर्ट्स देखेंगे इसमें, और इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखेंगे, ताकि ये जो ऐसे जो ग्रुप्स हैं, है ना, ये डेवलपमेंट से, ये इस डेवलपमेंट का, ये जो विकास हो रहा है उसका ये लाभ ले सकें, है ना। मतलब जो दूसरी कम्युनिटी है उन्हीं कम्युनिटी की तरह इस कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हो, है ना। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इसका भी डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और कैसे राइट्स जो हैं वो लॉ में कन्वर्ट होते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, ये भी हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे। ओके, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम ही है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ओके, यस, लेट्स सी। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना, मीन्स फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करना, है ना। कैसे? देखें,
द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर of this book lays down the principles that make our society and policy democratic, है ना. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी सोसाइटी को और हमारी सोसाइटी को क्या बनाते हैं बेटा, डेमोक्रेटिक बनाते हैं. दे आर डिफाइंड इन द इन एंड ड्रॉ द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी में हम फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन इक्वली, है ना. ये जो सारे के सारे राइट्स हैं ये सारे इंडियंस के बीच में, सारे इंडियंस के लिए इक्वल हैं, है ना. एज फार एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन टू वेज, है ना. जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं वो इन्हें दो वे में, दो तरीके से इन राइट्स को लेती हैं. देखिए, फर्स्ट बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम, है ना. फर्स्ट तरीके से कैसे लेती हैं कि वो गवर्नमेंट को इंसिस्ट करती हैं, है ना, क्योंकि उनको भी फंडामेंटल राइट है. वो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करती हैं कि इनजस्टिस, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसे रिकॉग्नाइज, उसकी पहचान की जाए, है ना. सेकंड, दे हैव इंसिस्टेड द गवर्नमेंट एनफोर्स दिस लॉज, है ना. इन्हें लॉज में कन्वर्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट को इंसिस्ट करते हैं इन राइट्स को, ताकि क्या हो सके बेटा, इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके. अगर ये जो लॉज हैं ये जो राइट्स हैं ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऐसे इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल पाएगा. किन लोगों को प्रोटेक्शन मिल पाएगा, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना. इन सम इंस्टेड द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू फ्रेम्स न्यू लॉज इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इनके अच्छे के लिए, है ना, और इनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर सके. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, है ना. आर्टिकल, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 17 है वो कहता है कि भाई जो अनटचेबिलिटी है उसका वो हट जानी चाहिए, है ना, उसका उन्मूलन होना चाहिए. किसका, अनटचेबिलिटी का. ओके, व्हाट दिस मीन्स इज दैट नो वन कैन henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities etc. इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी जो दलित्स हैं, है ना, दलित कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें कोई भी शिक्षा पाने से नहीं रोक सकता है ना, टेम्पल्स में एंटर करने से नहीं रोक सकता है और पब्लिक प्लेसेस में जाने से भी नहीं रोक सकता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ का यूज़ करने से भी बिल्कुल नहीं रोक सकता है. तो बेटा ये जो इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं ये पहले हुआ करती थी, है ना, कि जो दलित लोग होते थे उनको एडुकेशन का भी कोई हक नहीं था, है ना, एडुकेशन के भी पूरे राइट नहीं थे. उन्हें टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, है ना, मंदिर में वो नहीं जा सकते थे वो लोग. और उन्हें जो दूसरे लोगों को जो फैसिलिटीज़ होती थी, है ना, पब्लिकली जो फैसिलिटीज़ दूसरे लोगों को प्रोवाइड की जाती थी वो उन्हें नहीं होती थी. ठीक है, तो आर्टिकल 17 हमने देखा ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है, उसमें लिखा है कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल एबोलिश मतलब बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इस आर्टिकल में लिखा है. ओके, सो there are other sections in the constitution that help to strengthen the argument against untouchability. For example, article 15 of the constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. कुछ और सेक्शंस भी बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट हैं. जैसे हमारा जो आर्टिकल 15 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या कहता है कि रिलीजन, नस्ल, किसी भी कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करेगा, भेदभाव वाला व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करेगा. ओके, यस, नाउ therefore Dalit can invoke or draw on a fundamental right or rights in situation where they feel that they have been treated badly, है ना.
तो जब उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता है तो ये फिर क्या करते हैं बेटा, इन फंडामेंटल राइट्स की हेल्प लेते हैं। ओके, बाय सम इंडिविजुअल और कम्युनिटी, मतलब कुछ इंडिविजुअल लोगों के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ अगर कुछ इंडिविजुअल लोग या कोई कम्युनिटी अगर इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं तो ये फिर ऐसे फंडामेंटल राइट्स की हेल्प लेते हैं। दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to the constitution demanding that the government abide by it and do justice to them, है ना। ये क्या करें ऐसे, फिर ये जो गवर्नमेंट है उससे उनका ध्यान इस और लेकर जाते हैं कि भाई जो संविधान में इनको जो अधिकार मिले हैं, है ना, उनका पालन करते हुए और इनको क्या न्याय मिलना चाहिए, है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग इनको न्याय मिलना चाहिए। जब इनके साथ ऐसा बिहेवियर होता है तो ये गवर्नमेंट को इंसिस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। ओके, नाउ लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, है ना। अब ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं इनके लिए कौन कौन से लॉज हैं बेटा, देखिए। एज यू हैव रेड द गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, है ना। जैसे कि आपने पढ़ा कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, लॉ बनाती है। येट दिस इज़ नॉट द ओनली वे इन विच इट टेक्स एक्शन, सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं है जिससे ये गवर्नमेंट एक्शन लेती है। देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज़ फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं इनके लिए स्पेसिफिक लॉज बने हैं और पॉलिसीज़ बनी हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो सिर्फ एक ही वे नहीं है गवर्नमेंट का कि ये लॉज बनाए, इसके अलावा भी कुछ अलग अलग स्पेसिफिक लॉ बने हुए हैं बेटा और स्ट्रैटेजीज हैं और पॉलिसीज़ हैं। किसके लिए हैं ये पॉलिसीज़, वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है। देयर आर पॉलिसीज और स्कीम्स दैट इमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप अ कमिटी और बाय अंडरटेकिंग अ सर्वे एट्सेट्रा, है ना। यहाँ पर इनके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम्स बनी हैं, जैसे कि कमिटी स्कीम, बहुत सारी स्कीम बनी है और उसके अलावा कमिटीज़ और सर्वे भी किए जाते हैं, है ना, इनके प्रोटेक्शन के लिए। द गवर्नमेंट देन मेक्स एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पेसिफिक ग्रुप, है ना। ये ऐसे जो स्पेसिफिक ग्रुप हैं इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ को प्रमोट करती हैं। ओके, ताकि ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है इन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, है ना, इन्हें भी अवसर दिए जाएं। किस चीज़ के अवसर दिए जाएं बेटा, आगे बढ़ने के, प्रोग्रेस करने के, इन लोगों को भी अवसर दिए जाएं, ये भी ना रुकें। ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है ये भी ना रुकें, इसलिए गवर्नमेंट अपनी जो स्कीम है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें चलाती हैं, उन्हें प्रिपेयर करती रहती हैं, ठीक है। ओके, नाउ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट किया जाता है। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू implement the constitution, both state and central government create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population। देखिए, वो एरिया जहाँ पर जो दलित पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अमाउंट में है ना, ज़्यादा लोग दलित पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं वो जिन एरियाज़ में रहते हैं, है ना, वहाँ पर क्या करती है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेसिफिक स्कीम्स वहाँ पर स्पेसिफिक स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं उस जगह पे, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिया है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडीज hostels for students of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facility that may not be available in their localities। अब एग्जाम्पल दिया है कि कैसे गवर्नमेंट ये चीज़ करती है, तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, दलित और आदिवासीज़ के लिए क्या करती है, सब्सिडीज़ और हॉस्टल फैसिलिटीज़ दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स को देती है ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, जो कि उनके लोकेलिटीज़ मतलब उनके क्षेत्र में अगर एजुकेशन की सुविधा नहीं है तो गवर्नमेंट उन्हें ऐसी सुविधा देती है, ऐसे हॉस्टल्स देती है, सब्सिडीज़ देती है ना, जिससे कि वो उन्हें एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन उन्हें मिल सके। ओके, यस। in addition to providing certain facilities, the government also operate through laws to ensure that concrete steps are taken to end inequality and इन द सिस्टम। इसके अलावा वो अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ये भी देखती रहती है कि भाई हमारा जो सिस्टम है उसमें इनइक्वालिटी
की जो भावना है वो ना फैले, है ना. वन सच लॉ और पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी दैट टुडे इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कॉन्टिन्यूस. देखिए ये उसमें से एक पॉलिसी कौन सी पॉलिसी बेटा? गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी, है ना. रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही सही, लेकिन उसके अलावा क्या है बेटा? विवादों से भी घिरी हुई है रिजर्वेशन, है ना. आप लोग न्यूज़पेपर में और आप लोग सुनते रहते होंगे ना कि भाई ये जो है रिजर्वेशन वाली जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही सही, है ना, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है बेटा? कुछ विवाद भी हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा? जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो फिर उस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, है ना. खैर चलिए, अब देखिए, द लॉज विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर दलित्स एंड आदिवासीज आर बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन द सोसाइटी लाइक ours where for centuries sections for the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills and vocations, a democratic government needs to step in and assist these sections, है ना. अब ये सारी चीज़ें, ये सारे वर्क इस टाइप की कम्युनिटीज़ के लिए करने की वजह क्या होती है बेटा? है ना, इसकी वजह ये होती है कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पर बहुत ही टाइम से ना फॉर सेंचुरीज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैव बीन डिनाइड अपॉर्चुनिटी, ना. एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक ऐसा सेक्शन है जिनको अपॉर्चुनिटीज़ से, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ से हमेशा अलग वंचित रखा जाता है ना, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रखा जाता है, जो अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो व्यवसाय है उसे डेवलप नहीं कर सकते. तो ऐसे लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है ये स्टेप्स उठाती हैं, है ना. कैसे स्टेप्स उठाती हैं इनके डेवलपमेंट के लिए? हमने देखा जैसे कि अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज़ प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट. ओके, नाउ हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कैसे वर्क करती है देखिए ज़रा. गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ऑन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित्स. जो गवर्नमेंट और दलित, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जो गवर्नमेंट है उनके पास एक अपनी लिस्ट है ना. ऑल ओवर इंडिया में कौन लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, कौन बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारी लिस्ट गवर्नमेंट के पास है. द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट्स लिस्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये लिस्ट है. स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू furnish proof of their caste and tribes status in the form of caste and tribe certificate, है ना. अब जो लोग जो दलित कास्ट से और है ना SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें क्या करना होता है बेटा? प्रूफ देना होता है कि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं. उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना. If a particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation. अगर जो particular caste या tribe रिजर्वेशन की लिस्ट में दी है ना, जिस कास्ट या ट्राइब को रिजर्वेशन के लिस्ट में दिया है, और कोई भी स्टूडेंट अगर उस कास्ट या ट्राइब से बिलोंग करता है तो बेटा उसको बेनिफिट मिलेगा इस रिजर्वेशन का. ओके, उस स्टूडेंट को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा. यस, फॉर एडमिशंस टू कॉलेज स्पेशली टू इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट्स डिफाइन अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स, है ना. कट ऑफ मार्क्स बेटा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में आगे जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट एक कट ऑफ मार्क्स को डिफाइन करती है. ओके, दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित्स एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबाउट द कट ऑफ पॉइंट, है ना. इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट जो कट ऑफ मार्क्स जिनको मिले हैं, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे दलित स्टूडेंट्स को
क्वालिफाई मानेंगे, वो उन लोगों को वो लोग क्वालिफाई करते हैं जिन्हें कट ऑफ पॉइंट, एटलीस्ट कट ऑफ पॉइंट्स जिन्हें मिले हों. ओके, गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट इन योर क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक. यू विल रीड मोर ऑन रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस. है ना, गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, स्पेशल स्कॉलरशिप भी ऐसे स्टूडेंट्स को देती है. और आप अपनी अपकमिंग क्लास 9th में आप और भी 9th की जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक होगी आपकी, उसमें आप सीखेंगे रिजर्वेशन के बारे में. बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन मिले उस बारे में आप और डिटेल में सीखेंगे. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़, देखिए बेटा यहाँ पर जो कबीरदास हैं उनके बारे में आपने सभी सुना होगा ना. कबीरदास के बारे में आपने अपनी लैंग्वेज वाले बुक्स में, है ना, हिंदी की बुक्स में भी हो सकता है देखा हो, उनके बारे में पढ़ा हो कबीरदास के बारे में, है ना. तो देखिए आपने कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स ने इनके बारे में सुना है ना. देखिए, यू मे हैव रेड कबीर पोएम्स इन योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक. आपने अपनी लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में इनकी पोएम्स पढ़ी होंगी. कबीर वॉज अ 15th century पोएट एंड वियर हु ऑल्सो बिलोंग टू द भक्ति ट्रेडिशन. है ना, भक्ति ट्रेडिशन से बेटा ये बिलोंग करते थे, है ना. और ये क्या थे, एक पोएट थे और एक बुनकर थे. बुनाई करने वाला जो पर्सन होता है ना उसे बुनकर बोलते हैं, वियर थे, है ना. फिर Kabir's poetry spoke about his love for the supreme being, free or rituals and prizes. It also expressed his sharp and pointed criticism of those he saw the powerful. है ना. अब वो है ना, बिल्कुल उनकी पोएट्री में साफ साफ दिखता है कि जो पावरफुल लोग हैं ना, वो क्या पावरफुल लोगों के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है उनकी पोएट्री में साफ साफ दिखता है, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं दूसरे लोगों का, है ना. तो यहाँ पर कबीरदास जी का एग्जाम्पल दिया है बेटा कि उन्होंने भी अपनी पोएट्रीज में ऐसे लोगों के बारे में लिखा है ना. अब उनकी जो पोएट्रीज है ना, उन्होंने पावरफुल आइडिया, इक्वालिटी के बारे में उन्होंने पावरफुल आइडियाज़ भी दिए हैं उनकी पोएट्री के थ्रू, है ना. और वो कहते हैं ही राइट्स अबाउट वैल्यूइंग द वर्क ऑफ ऑर्डिनरी पॉटर. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी राइटिंग्स में लिखी है. उन्होंने जो ऑर्डिनरी वर्क्स हैं, ऑर्डिनरी वर्क्स कौन कौन से वर्क्स देखिए, जैसे एक पॉटर मतलब एक बर्तन बनाने वाला पर्सन कोई हुआ, है ना. द व्यूअर हुआ, कोई बुनकर हुआ, एक कोई वुमेन हुई कैरिंग द वाटर पॉट, है ना, अपने साथ पानी ले जाने वाली, पानी अपने सिर पर उठाकर ले जाने वाली जो वुमेन हुई, है ना. इन सभी का वो रेस्पेक्ट करते थे. लेबर दैट इन हिज पोएट्री बिकम द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटायर यूनिवर्स. है ना, उनकी पोएट्री का बेसिक क्या था, ये सारी मेहनत, मतलब उनका कहना था कि मेहनत करने वाला जो पर्सन है ना, जो पर्सन है वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग द एंटायर यूनिवर्स. यही बेसिस, ये जो मेहनत है यही पूरी की पूरी यूनिवर्स को समझने की का बेस है ना. His direct courageous challenges inspired many, and even today Kabir's poetry is sung and appreciated by Dalits, marginalized groups, and those critical of society hierarchies इन यूपी, राजस्थान, पंजाब. देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं और बोला है कि भाई उनकी जो डायरेक्ट करेजेस जो चैलेंजेस थे, है ना, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है इससे. और कबीरदास की जो पोइट्री है वो गाई जाती हैं और अप्रिशिएट की जाती है दलित लोग भी उसे गाते और अप्रिशिएट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया है बेटा क्योंकि वो अपने समय के बहुत ही एक ग्रेट पोएट थे, है ना. कबीरदास जी एक ग्रेट पोएट थे. उन्होंने अपनी पोएट्रीज में बताया है, इम्पोर्टेंस को बताया, उन्होंने मेहनत के इम्पोर्टेंस को बताया है. उनका कहना ये है कि ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले भी लोग हैं, तो उनका भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, है ना. और यही एक मेहनत और काम ही एक वे है, एक बेस है यूनिवर्स को समझने का. उनका कहना ऐसा था. ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी. दलित और आदिवासी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, क्या है इसमें, देखिए, इन एडिशन टू पॉलिसीज
Our country also has a specific law that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities, है ना. पॉलिसीज़ के अलावा हमारी कंट्री में स्पेसिफिक लॉज भी बने हुए हैं ताकि जो ये जो ऐसे जो लोग हैं इन्हें गार्ड किया जा सके, है ना, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से इन्हें बचाया जा सके. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, इसलिए हमारे पास स्पेसिफिक लॉज भी हैं. लेट अस राइट द फॉलोइंग कास्ट स्टडी एडेप्टेड from a real life account to understand how Dalits use the protection that law provide, है ना. हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे जो दलित हैं वो यूज़ करते हैं, यूज़ द प्रोटेक्शन दैट लॉज प्रोवाइड, है ना. जो लॉ उनको जो प्रोटेक्शन देता है उसे दलित कैसे यूज़ करते हैं, उस प्रोटेक्शन को इस स्टोरी के थ्रू हम देखेंगे. ओके, नाउ द विलेज ऑफ जैकमगर आर ग्रेटिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल, है ना. एक विलेज का नाम दिया है और इस विलेज में क्या हो रहा है बेटा, एक बड़ा फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. वंस इन 5 ईयर, एक ऐसा फेस्टिवल जो 5 ईयर में एक बार होता है ना. द लोकल डेनिटी इज ऑनर्ड एंड प्राइसेस फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेज कम फ्रॉम द 5 डे इवेंट, है ना. 5 डे इवेंट के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और 20 जो पुजारी हैं वहाँ के वो भी इकट्ठे होते हैं इस 5 डे के इवेंट के लिए. ओके, द सेरेमनी बिगन्स विथ अ नंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्राइस्ड एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूजिंग फॉर दिस, है ना. इसमें क्या होता है बेटा कि जो दलित लोग हैं वो क्या करते हैं, इन पुजारियों के पैर धोते हैं और वो जो पैर धुला हुआ जो पानी होता है, पैर धोने के बाद जो उनके पैरों को धो करके जो पानी निकलता है ना, उस पानी से ये जो दलित हैं ये नहाते हैं. ठीक है, ऐसा यहाँ पर मतलब ऐसा ट्रेंड, ऐसा कस्टम है एक इस फेस्टिवल में, है ना. इन जकमालगढ़ द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू राथमन्स फैमिली, है ना. अब रातनम फैमिली रातनम की फैमिली, एक रातनम कौन है बेटा, एक बच्चा है ना. रातनम एक बच्चा है, इसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग जो इस टाइप के काम को करते हैं, वो रत्नम की फैमिली से बिलोंग करते हैं. हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर हिम. इसके पहले ये जो सेम टास्क, कौन सा सेम टास्क बताया यहाँ पर कि जो प्राइस्ट आते हैं, जो पुजारी लोग आते हैं, उनके पैरों को धो करके और उस धुले हुए पानी से स्नान करना. तो ये वाला जो वर्क है वो जो रत्नम है उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों इसके पहले कर चुके हैं. ठीक है, though they were never allowed to enter the temple. This ritual was viewed as a great honor on them on the special occasion, है ना. इतना ये सब करने के बाद भी उनको अभी भी जो है टेम्पल में एंटर नहीं करने दिया जाता है. ठीक है, नाउ इट वॉज रत्नम्स टर्न. अब क्या है देखो, ये जो इनका जो कस्टम है ना, इसको कौन फॉलो कर चुके हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा बेटा कि रत्नम के ग्रैंडफादर और रत्नम के फादर भी फॉलो कर चुके हैं. अब किसका टर्न है, रत्नम का टर्न है इसे फॉलो करने का. ओके, रत्नम वॉज ऑल ऑफ 20 ईयर्स स्टडिंग. रत्नम वॉज ऑल ऑफ 20 ईयर्स, सॉरी रत्नम 20 ईयर्स का है ना, स्टडिंग इंजीनियरिंग इन अ नियर बाय कॉलेज. एक पास के कॉलेज में वो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है और वो 20 ईयर्स ओल्ड है. ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल. उसने इस रिचुअल को मानने से मना कर दिया. अब रत्नम का टर्न था ना, क्योंकि उसके जो पहले उसके जो पिताजी थे और उसके जो दादाजी और उसके जो पिताजी हैं, उन्होंने इस रिचुअल को फॉलो किया है. उन्होंने क्या किया है कि वो जो पुजारी हैं उनके पैरों को धो करके और उस धुले हुए पानी से उन्होंने स्नान किया है. तो अब रत्नम का टर्न था, उसे ऐसा करना था, बट उसने ऐसा करने से ना कर दिया. ओके, he said that he had no faith in this practice and that his family member were forced to perform this ritual because they were Dalit. उसने कहा कि उसे इस प्रैक्टिस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इस वर्क को करने में उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है, और उसने कहा कि उसकी फैमिली को हमेशा से ये करने के लिए फोर्स किया गया है. रत्नम्स रिफ्यूज़ल,
angered both the powerful caste in the village and some families from his own community, है ना। अब जब इसने इस चीज़ से ना किया रत्नम ने, तो जो पावरफुल कास्ट थी उस विलेज की, जो पावरफुल कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उसकी अपनी कम्युनिटी के लोग भी उससे नाराज़ हुए। ओके, द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड दैट सच अ यंग बॉय हैड द गट्स टू रिफ्यूज। दे बिलीव्ड दैट इट वॉज रत्नम्स एजुकेशन which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them, है ना। उन्होंने क्या कहा कि ये जो इतना सा बच्चा, द पावरफुल कास्ट वाज शॉक्ड दैट सच अ यंग बॉय, है ना, मतलब इतना छोटा बच्चा है, इस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, उसमें इतने गट्स आ गए हैं कि वो इस रिचुअल को मानने से ना कर रहा है। और उनका क्या मानना था कि ये जो रत्नम है इसकी एजुकेशन है, जिसकी वजह से रत्नम पढ़ा मतलब वो पढ़ रहा था ना बेटा, इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो वो लोग ऐसा मान रहे थे कि ये पढ़ा हुआ है, इसकी एजुकेशन है, इसलिए पढ़ा लिखा होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर करने लगा है हमसे। मतलब उनका ऐसा मानना था कि पढ़ लिया तो क्या हुआ है, तो दलित ही, अपने आप को हमसे कंपैरिजन करेगा कि पढ़ लिया है तो, है ना। ऐसा जो पावरफुल कास्ट के लोग थे उस विलेज के, उनका ऐसा मानना था रत्नम के लिए। ओके, दोज फ्रॉम, नेक्स्ट पैरा में लिखा है, दोज फ्रॉम रत्नम्स ओन कास्ट वर फेयरफुल ऑफ एंगरिंग द पावरफुल, है ना। रत्नम के अपनी कास्ट के लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, है ना, क्योंकि जो एंगर ऑफ पावरफुल, जो पावरफुल लोग हैं उनके गुस्से से उसके अपनी कास्ट के लोग भी डरे हुए थे। मैनी वर्कड ऑन देयर फील्ड एंड डेली वेज लेबरर्स इफ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड टू नॉट कॉल देम देन व्हाट वुड दे अर्न, है ना। बहुत सारे लोग उसमें से क्या करते थे बेटा, लेबर, एज ए लेबर उनके यहाँ पे वर्क करते थे। तो अगर वो लोग उनसे नाराज़ हो जाएंगे, डोमिनेंट कास्ट अगर नाराज़ हो जाएगी और उनको नहीं बुलाएंगे, तो वो कैसे पैसा कमाएंगे, हाउ वुड दे सर्वाइव, वो कैसे जीवित रहेंगे, है ना। ये इस चीज़ से डरे हुए थे ना। दे ऑल्सो डिक्लेयर दैट द वर्थ ऑफ द लोकल डेंटी वुड स्ट्राइक डैम इफ दे रिफ्यूज टू गिव इन। रत्नम argued that given not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be agreed with them, है ना, deity with agreed with them, है ना। देखो, अब उनका ऐसा भी मानना था कि भाई जो भगवान है ना इन लोगों के, वो इनसे नाराज़ हो जाएंगे। क्यों नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि रत्नम ने इस चीज़ को, इस रिचुअल को मानने से मना कर दिया है। तो रत्नम ने क्या रिप्लाई दिया कि हम तो कभी टेम्पल में गए ही नहीं, है ना, हमें तो टेम्पल में जाने ही नहीं दिया जाता है, तो फिर हमसे ईश्वर कैसे नाराज़ हो सकते हैं, है ना। ऐसा रत्नम का कहना था। नाउ द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नम अ लेसन। जो पावरफुल कास्ट है वो बहुत गुस्सा थी रत्नम से। अब उसने डिसाइड किया कि हम रत्नम को एक लेसन सिखाएंगे। कैसा लेसन? हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर्ड टू ऑस्ट्रेस हिम एंड हिज फैमिली, है ना, एंड एवरी वन वॉज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक टू डू एनी वर्क फॉर देम और विथ देम, है ना। उनको बिल्कुल बाहर उनका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया रत्नम का और उसकी फैमिली का, और सभी लोगों से कहा गया कि कोई भी उनसे बात नहीं करेगा और ना उनको कोई काम करने के लिए, रत्नम को या उसकी फैमिली को कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। वन नाइट सम मैन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ द विलेज एंड सेट हिज हट ऑन फायर। एक दिन क्या हुआ, एक रात में उसकी जो झोपड़ी है, रत्नम की जो झोपड़ी है, उसमें आग लगा दी गई, है ना। ही मैनेज्ड टू एस्केप विथ हिज मदर। उसने बहुत ही मुश्किल से वो वहाँ से भागा, है ना। आग लग गई थी, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई थी, तो उसकी मदर के साथ वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए भागा। रत्नम देन वेंट to file a case in the local police station under the scheduled caste and scheduled tribes, है ना। एक्ट 1989, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 जो है उसके अंडर उसने क्या किया बेटा, एक पुलिस स्टेशन जा करके और एक केस फाइल किया। ओके, अदर दलित फैमिलीज स्टिल डिड नॉट कम आउट इन हिज सपोर्ट as they were scared that a similar fate might
अवेट देम इफ दे स्पोक आउट, है ना। अब जब उसने केस फाइल किया उसके बाद भी उसकी दलित फैमिली के जो दूसरे लोग थे ना, उसके अपनी फैमिली के जो लोग थे वो उसके साथ खड़े नहीं हुए, उसके सपोर्ट में नहीं आए। क्यों नहीं आए बेटा? क्योंकि वो अभी भी डर रहे थे कि जैसा रत्नम के साथ हुआ वैसे ही कहीं उनके साथ भी ना हो। द कास्ट वॉज पिक्ड अप बाय द लोकल मीडिया दैट लेड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज, है ना। लोकल मीडिया और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे वो भी, उन्होंने भी विजिट किया, कहाँ पर, विलेज को विजिट किया, सारे के सारे मैटर को समझने के लिए ना, देखने के लिए। रत्नम वॉज रिटन अबाउट एज अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continued to be ostracized by the powerful caste in the village, है ना। अब रत्नम की इस कोशिश से ये जो रिचुअल है बेटा वो तो ख़त्म हो गया, बट उसकी जो फैमिली है उसे फोर्स किया गया बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी भी जो पावरफुल कास्ट के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली उन्हें फोर्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो पैराग्राफ था बेटा, इस पैराग्राफ का जो हेडिंग था वो क्या था, देखो, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज, है ना। दलित और आदिवासी के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ये हमारा इसका हेडिंग था। और इस हेडिंग में हमने ये पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ी। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे जो रत्नम है उसने अपने राइट का यूज़ करके, है ना, उसे अपने राइट का यूज़ करके उसे प्रोटेक्शन मिला, राइट। नाउ move on to the next page. Yes, which is आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट, है ना। आदिवासी लोगों की डिमांड और 1989 का एक्ट, है ना। आपने देखा ना कि रत्नम ने 1989 एक्ट के अंडर ही क्या किया था बेटा। देखिए हमने अपनी स्टोरी में लास्ट में मैंने बताया था ना कि उसने एक केस फाइल किया, कहाँ पर, पुलिस स्टेशन में जाके केस फाइल किया। किस एक्ट के अंडर था वो केस, 19 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। तो उसी एक्ट के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेटा, है ना। द 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर रीज़न, और भी कुछ रीज़न है जिनकी वजह से ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आदिवासीज activists referred to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs, है ना। अपनी जो लैंड, जो उनकी अपनी लैंड थी, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन लोगों ने इस एक्ट का यूज़ किया। एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासीज आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, है ना। आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि ये बिल्कुल अपनी लैंड को छोड़ना नहीं चाहते थे, बट फोर्सफुली इन्हें कहा जाता था कि इन्हें अपनी लैंड को, अपने जंगलों को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, है ना। नाउ activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribes land should be punished under this law, है ना। अब ऐसा कहा गया कि ये जो ये इनके प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ बनाए हैं, अगर आदिवासीज को फोर्सफुली उनकी ज़मीनों को छोड़ के, उनके लैंड को छोड़ के जाने के लिए कहा जाएगा तो इस लॉ के अंडर क्या किया जाएगा, उस पर्सन को पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड द फैक्ट that this act merely confirm what has already been promised to tribe people in the constitution, that land belonging to the tribal people cannot be sold or bought by non-tribal people, है ना। जो लैंड ट्राइबल पीपल्स से बिलोंग करती, मतलब जो ट्राइबल पीपल की है लैंड, उस लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, है ना। उनके मतलब मनमानी, अपनी मनमानी करते हुए या फिर उनसे बिना पूछे या उनके अगेंस्ट जा कर के वो ऐसी लैंड को ना तो खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं। ओके, इन केसेस वेयर दिस हैज हैपेंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोसेस देयर लैंड, है ना। तो इस केस में अगर कभी ऐसा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है उनको प्रोटेक्ट करने की। ओके, नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन ऑफ चैप्टर. What is the conclusion? As we can see, the existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that
इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई भी लॉ हुआ या कोई भी पॉलिसी हुई, अगर वो पेपर पे आ गई है, मतलब पेपर वर्क उससे रिलेटेड हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि वो सच में ही वो लागू भी हो चुकी है ना। पीपल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन और मेक एफर्ट्स टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल्स। अब है ना, लोगों को कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ के लिए वर्क करना चाहिए कि ये प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो, मतलब ये चीज़ें सिर्फ पेपर पे ही नहीं रह जाएं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें सिर्फ पेपर पे ना रहें जब, बल्कि वे लागू भी हो। ओके, द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट इज़ नॉट न्यू, है ना। इक्वालिटी के लिए, डिग्निटी के लिए और रेस्पेक्ट के लिए जो इच्छा है वो कोई नई बात नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें रेस्पेक्ट मिले, इक्वालिटी हो हमारे देश में, है ना, डिग्निटी सभी की मेंटेन रहे। इट हैज़ एग्जिस्टेड डिफरेंट फ्रॉम थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एज यू हैव सीन इन दिस चैप्टर, है ना। अपने हमारे जो चैप्टर है, हमारे जो चैप्टर है इसमें देखा अलग अलग फॉर्म में, है ना, कि कैसे लोगों की डिज़ायर है इस चीज़ के लिए। सिमिलरली इवन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिमिलर प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रगल, राइटिंग, नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइज नीड टू कंटिन्यू। तो इसी तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए। स्ट्रगल, राइटिंग्स, नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजिंग नीड कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है बेटा कि सिर्फ कोई भी लॉ सिर्फ पेपर में आने से ही लागू नहीं हो जाता ना, इसके लिए लोगों को क्या कोशिशें करते रहनी चाहिए। ठीक है, तो यही कंक्लूज़न है इस चैप्टर में। हमने देखा कि कैसे इसको कन्फ्रंट हमारा जो चैप्टर है इसका नेम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हमारे चैप्टर का नेम था। इसमें हमने देखा कि मार्जिनलाइजेशन की जो प्रोसेस है, या फिर जो लोग, जो कास्ट, जो ट्राइबल्स हैं, है ना, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, कैसे इस चीज़ को फेस करते हैं। और हमने एक स्टोरी भी देखी, है ना, रथरम की स्टोरी भी हमने देखी। उसके थ्रू हमने देखा कि कैसे वो उन्हें जो एक्ट है 1989 का जो एक्ट है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है, उसने कैसे उसका यूज़ करते हुए अपने आप को बचाया, है ना, अपने आप को प्रोटेस्ट किया। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू बेटा।